हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वीबीटी और उसकी हमने लिमिटेशंस भी पढ़ ली थी। देखिए, जो लास्ट वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक वीडियो जो है उससे अकेले वीडियो से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है आरपीएससी स्कूल लेक्चर के सॉल्व हो जाएंगे। तो वो वीडियो जो आप है ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद जो है वीबीटी के बाद जो है अब हम शुरू करेंगे सीएफटी। देखिए, वीबीटी में हमने मॉलिक्यूल जो था, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स थे, कंपाउंड्स थे, उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहेंगे, मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो थे उसके हमने हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब निकालना सीख लिया था। और देखिए, उसमें लास्ट जो एग्जाम्पल था उसमें जो है वो एग्जाम्पल जो है पैरामैग्नेटिक होगा, गलती से डायमैग्नेटिक लिखने में आ गया था। तो वो सब हमने पढ़ लिया है। अब वहाँ पर हमने ये सीखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वो हम वहाँ नहीं सीख पाए। ये वीबीटी की लिमिटेशंस थी कि कब जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल बनेगा, या फिर अगर हम बात करें कि भाई कलर जो है वो कैसे शो हो रहा है या जो स्पेक्ट्रा है वो कैसे शो हो रहा है। तो वो जो लिमिटेशंस रह गई थी या जो कमियां रह गई थी वीबीटी में, उसको कौन दूर करता है? सीएफटी। उसके अलावा एक कमी ये थी कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स जो है या तो वो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है या कुछ कॉम्प्लेक्स जो है डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो हम सीखेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में। तो आज हम पढ़ेंगे सीएफटी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें सीखेंगे और आज जो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, सीएफटी का अगर हम बात करें तो सीएफटी का पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये जो है बैथे और वैन ब्लैक ने दी थी। अब यहाँ पर सीएफटी की अगर हम बात करें तो देखिए, सीएफटी जो है उसके अजम्पशन क्या क्या है या मेन पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहली बात तो सीएफटी जो है लिगेंड को क्या मान रहा है? सीएफटी लिगेंड को मान रहा है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है। सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या है? लिगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कई बार पूछ रखा है कि सीएफटी के हिसाब से लिगेंड क्या है। तो सीएफटी के हिसाब से लिगेंड क्या है? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। दूसरी बात कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर हम बात करें मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसके नेचर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो है बॉन्ड की नेचर है आयनिक। बॉन्ड की नेचर क्या है? आयनिक। मतलब वहाँ पर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के इसके पॉइंट है कि सीएफटी के अनुसार लिगेंड क्या है? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। दूसरी बात, मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या अगर हम बात करें बॉन्ड की तो बॉन्ड की नेचर क्या है? आयनिक। और मैंने आपको बताया था कि वीबीटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है? कोवलेंट। समझ में आ गई बात? अब ये तो इसकी बात हो गई। अब ये जो मेन थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? उसका जो बेस है वो है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। वो जो बेस है वो क्या है? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। अब देखिए, होता क्या है जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट है वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है? डीजेनरेट है। कॉम्प्लेक्स बनने से पहले की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स बनने से पहले जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है? डीजेनरेट है। तो अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके पूरा डी सबशेल है। क्या है? डी सबशेल। और डी सबशेल में अगर हम बात करें तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये डीजेनरेट है। क्या है ये? डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या है? डीजेनरेट को हिंदी में कहते हैं अपभ्रंश। डीजेनरेट का मतलब यह है कि जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, मेटल उसकी एटॉमिक फॉर्म में है, तो वहाँ पर 5 जो डी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बराबर रहती है। इसको हम कहते हैं डीजेनरेट। और 5 जो डी ऑर्बिटल है वहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी कक्षक हैं। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक बार हम देख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर। एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये मैंने कहा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो शुरू के जो 3 हैं इनमें जो लोब्स है वो एक्सिस के बीच में रहती है। तो जैसे मैंने कहा डी एक्स वाई, तो इसकी जो लोब्स है वो एक्स और वाई के बीच में रहेगी ऐसे। फिर मैंने कहा एक्स वाई हो गया, ये मैंने कह दिया वाई है, ये मैंने कह दिया जेड है, तो ये वापस से ऐसे हो जाएगी। ठीक है। और फिर मैंने कह दिया एक्स जेड है, तो ये मैंने कह दिया मान लीजिए जेड और ये कह दिया एक्स, या कैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। ये ऐसे
और ये ऐसे। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये जो है इसमें जी है, ये जीरेड होते हैं, क्या होते हैं, जीरेड। और जीरेड का मतलब आई प्रेजेंट होता है इसमें, क्या होता है, आई प्रेजेंट। आई का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस लोब में प्लस लगाएंगे तो प्लस यहाँ आएगा, और ये माइनस लगाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा। प्लस लगाएंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये जो बात थी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीन ऑर्बिटल जो हैं, ये इसमें लोब जो है वो एक्सिस के बीच में रहती है। इसके बाद बात आती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो ये मैंने कहा ऐसे है और ये मैंने कहा ऐसे है। तो ये मैंने कह दिया एक्स और ये मैंने कह दिया वाई। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो देखिए एक्स वाई में और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फ़र्क क्या है कि एक्स वाई में लोब्स जो है वो एक्स और वाई के बीच में रहती है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फ़र्क क्या है कि लोब्स उसके ऊपर रहती है। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अगर मैं कहूँ कि भाई ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भाई जो तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया वाई जेड और ये हो गया जेड एक्स या एक्स जेड। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होना चाहिए था, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस जेड, तीन इधर होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर दो ही हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये हो गया। अब इसी बेस पर आपके क्या होना चाहिए था, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस टाइप से दो होने चाहिए थे। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर तीन है एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, तो वैसे यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होने चाहिए थे। लेकिन ये दोनों अलग अलग ना होकर क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर आएगी अब आपके डी जेड स्क्वायर की, वो कैसी आएगी, वो इस प्रकार से आएगी कि ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। तो इससे हुआ क्या, हुआ ये कि z इसमें भी है और z इसमें भी है। तो आपके जो दो है, मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये आपके हो गया एक्स वाई, ये मैंने कहा वाई जेड और ये मैंने कहा एक्स जेड। ठीक है, ये x इधर बना देता हूँ, ये मैंने कहा x और ये कहा z। तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। अब हुआ क्या, z इसमें भी और z इसमें भी है, तो z और z मिक्स हो गए। तो जो z की लोब्स का साइज जो है बाकियों की तुलना में डबल हो गया। क्यों? क्योंकि दो z मिल गए। ये एक्चुअल में डी जेड स्क्वायर इन दोनों से मिलके बनता है। तो यहाँ पर जो z थे दोनों के क्या हो गए, आपस में मिल गए, तो z की जो लोब का साइज है वो बड़ा हो जाता है। बाकी जो d ऑर्बिटल है उसकी तुलना में डी जेड की जो लोब है उसका साइज बड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बच गया एक्स और वाई। अब एक्स और वाई क्या है कि दो लोब थे, अब ये आपस में मिल गए, तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, रिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रिंग, कंसेंट्रिक रिंग बना लेते हैं। तो ये रिंग इस टाइप से हो जाती है। अब यहाँ पर Z पे तो हमने कह दिया पॉजिटिव चार्ज है और रिंग में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने जब आपको ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि जो d ऑर्बिटल्स हैं वो डबल डम्बल होते हैं एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो नोडल प्लेन होता है जिसको हम एंगुलर नोड कहते हैं, डी में आपके दो होती है लेकिन डी जेड स्क्वायर में जीरो होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हमने बात करी ऑर्बिटल्स की। अब देखिए ये ऑर्बिटल की मैं शेप आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि CFT का जो बेस है वो है स्प्लिटिंग। CFT क्या कहती है, जब डी ऑर्बिटल्स, जब मेटल अकेला है तो उसके जो पांचों डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम है, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो लिगेंड क्योंकि नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और ऑर्बिटल्स क्या है, ये भी नेगेटिव है। ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है या इलेक्ट्रॉन की जो शेप है या पाए जाने की प्रायिकता है कहाँ कहाँ पर है, उसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल होता क्या है कि नाभिक के चारों तरफ वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स भी एक तरह से नेगेटिव है और लिगेंड को भी ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज मान रहा है, तो लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से लिगेंड जो है वो क्या करता है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बढ़ा देता है रिपल्शन के द्वारा। तो होता यह है कि जो पांचों ऑर्बिटल है उनमें बराबर रिपल्शन नहीं होता, उस वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। और उसका रीजन ये है कि भाई जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली दो सेट बनाते हैं ऑर्बिटल्स के। 5 डी ऑर्बिटल थे, अब 5 में से हमने कहा कि ये एक सेट है और इसको हम नाम देते हैं T2G।
क्या नाम देते हैं, T2G। टी का मतलब है ट्रिपली डिजनरेट, टी का मतलब क्या है, ट्रिपली डिजनरेट, जी का मतलब जीरेट हो गया, तो ये T2G कहलाते हैं। और दो जो ये हैं ये EG कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, EG। तो अब मैं जो है वो नाम लूंगा T2G और EG। तो T2G का मतलब क्या है, ट्रिपली डिजनरेट, उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, DXY, DYZ और DXZ। और EG अगर मैं कह रहा हूं तो उसमें आ जाएंगे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो बेसिक थ्योरी है वो ये है कि CFT जो है वो ये कहती है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं वैसे वो डिजनरेट है, बाद में जब लिगेंड अप्रोच करता है तो उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, और वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे। CFT जो है पूरी की पूरी स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स पर टिकी हुई है। मतलब CFT की जो पूरी थ्योरी है उसका जो आधार है, जो बेस है, वो है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। और d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि CFT ने ये माना है कि जो d ऑर्बिटल्स है, क्योंकि ऑर्बिटल है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और लिगेंड भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। जो ऑर्बिटल डायरेक्ट लिगेंड की अप्रोच में होते हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है, और जो डायरेक्ट नहीं होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है लेकिन थोड़ी कम बढ़ती है। तो बराबर मात्रा में एनर्जी नहीं बढ़ती, इस वजह से d ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी वो हम देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है, किस में है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात हो रही है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड को हम कह रहे हैं अष्टफलकीय है। तो देखिए अष्टफलकीय और ऑक्टाहेड्रल में अगर हम बात करें तो जो लिगेंड है वो कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिगेंड अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस। यहाँ पर लिगेंड जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है वहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड होते हैं, कितने होते हैं, 6 लिगेंड। तो 6 लिगेंड जो है वो एक्सिस से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, +x -x +y -y +z -z। तो जो 6 डायरेक्शन है वहाँ से लिगेंड आ रहे हैं। तो वहाँ से क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर हैं वो डायरेक्ट लिगेंड के सामने आ गए, और जो एक्सिस के बीच में है वो लिगेंड के डायरेक्ट सामने नहीं है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ऑर्बिटल्स डायरेक्ट एक्सिस पर थे या अलोंग द एक्सिस थे उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, और जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनमें रिपल्शन कम होगा। अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था ऑर्बिटल्स का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो अलोंग द एक्सिस है वो कौन से हैं, EG वाले, और जो इन बिटवीन द एक्सिस है वो कौन से हैं, T2G वाले। तो दोनों में रिपल्शन हो रहा है, लेकिन ज़्यादा रिपल्शन किस में हो रहा है, EG में, इसलिए EG की एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे EG ऊपर है और T2G नीचे है। कारण क्या है कि EG में रिपल्शन ज़्यादा है, T2G में रिपल्शन कम है। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम ये डायग्राम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि EG की एनर्जी तो बढ़ रही है और T2G की एनर्जी कम हो रही है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि बढ़ती दोनों की है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आधा डायग्राम है। अगर हम पूरा डायग्राम देखें तो मेटल की एनर्जी जो है, जब मेटल जो है अकेले है, आइसोलेट मेटल है, तो उसकी एनर्जी यहाँ है। ये जो चीज़ बता रही है वो क्या बता रही है कि 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ये कह रहा है कि अब जो फील्ड हमने लगाया वो ऑक्टाहेड्रल में लगाया है, मतलब अलोंग द एक्सिस जो है लिगेंड आ रहे हैं। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म होता, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह से बराबर होता, तो अगर सबकी बराबर एनर्जी बढ़ती तो इतनी बढ़ती, लेकिन सबकी बराबर एनर्जी ना बढ़ के इसकी तो इतनी बढ़ी है और इसकी इतनी बड़ी है। समझ में आ गई बात। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग जो मेटल आया ना उससे तो दोनों की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड माने तो यूनिफॉर्म फील्ड के कंपैरिजन में EG की ज़्यादा बढ़ रही है, T2G की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो यूनिफॉर्म फील्ड अगर हम मानते तो उसकी एनर्जी यहाँ होती, जबकि ओवरऑल इनिशियल में जो एनर्जी है वो कम है। तो हम यहीं से याद रखते हैं, ठीक है। इसको हम बैरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। तो हमने क्या देखा कि भाई बैरी सेंटर से EG ऊपर है और T2G नीचे। अब क्योंकि ये 2 ऑर्बिटल है और ये 3 ऑर्बिटल है, तो एक की जितनी बढ़ेगी बाकियों की उतनी कम होगी, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि ये 2 हैं तो इसमें +6 आ रहा है, +0.6, और क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पर -0.4 आ रहा है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, दोनों बराबर आने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये 0.6 है, प्लस में ऊपर की तरफ है, और ये गया -0.4। तो ये इसका स्प्लिटिंग पैटर्न है। क्या है, स्प्लिटिंग पैटर्न। तो ये क्या है, 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता तो एनर्जी ये होती, T2G नीचे, EG ऊपर। ये जो है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है। अब जो डेल है वो स्प्लिटिंग को बता रहा है, और जो O है वो ये बता रहा है कि भाई ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। तो डेल ही सिंबल रहेगा, और O की जगह दूसरा सिंबल आ सकता है अगर फील्ड दूसरा है
तो ये आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है। देखिए एक अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो अलग चीज़ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, ये ओवरऑल दोनों के बीच का गैप हो गया T2G और EG के बीच का, और इसी के बेस पे ये 0.6 डेल ओ है और ये -0.4 डेल ओ है। तो यहाँ पर मैंने नोटेशन बता दिया, डेल जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और ये जो डेल ओ है ये 10 DQ के बराबर होता है, ठीक है। नोटेशन लिखने का या तो ये तरीका है या 10 DQ का तरीका। तो या तो आप इसको पूरे को क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि ये पूरा जो है 10 DQ के बराबर है। किसके बराबर है? 10 DQ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 DQ और ये हो जाएगा -4 DQ, ठीक है, लिखने का तरीका है। इसके बाद अब देखिए ये चीज़ नॉर्मली हमको ध्यान नहीं रहती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डेल ओ है ये डेल ई के बराबर है, और ये जो डेल ई है ये एच न्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी लेवल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं, या जैसे हमने क्वांटम पढ़ा था तो 1 डायमेंशनल बॉक्स में अलग अलग एनर्जी लेवल थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल ये है और एक एनर्जी लेवल ये है। तो जैसे एक लिमिटेशन थी वीबीटी की कि भाई वो स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता, तो यहाँ पर वो लिमिटेशन समझा सकते हैं स्पेक्ट्रा से। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो नीचे वाली एनर्जी से ऊपर वाली एनर्जी में जा रहा है, तो वो जो एनर्जी गैप है उसको आप डेल ई से बता रहे हो, और वो जो एनर्जी डेल ई है वो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर। आपको पता ही है कि भाई प्लांक की क्वांटम की जो थ्योरी है वो ये है कि एक क्वांटम की एनर्जी जो है वो एच न्यू के बराबर होती है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, तो वहाँ पर आपको इसको कोरिलेट करना है डेल ओ को एच न्यू से, क्योंकि वहाँ पर जब न्यूमेरिकल आएगा या क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये डिफरेंट है, आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये इक्वेशन दिमाग में बैठा ली कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किसके बराबर है? एनर्जी गैप के बराबर है, और वो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है, तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। समझ में आ गई बात? ये थी बात ऑक्टाहेड्रल की। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में डिफरेंस क्या है कि ऑक्टाहेड्रल ऐसे था, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल था, और ये मान लीजिए एक्स वाई और ये जेड। तो लिगेंड आ रहा था एक्स से, लिगेंड आ रहा था वाई से, और लिगेंड आ रहा था जेड से, यहाँ से भी आ रहा था। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पर थे उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही थी, और जो इन बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी कम बढ़ रही थी। अब यहाँ पर लिगेंड तो वहीं के वहीं है, लेकिन अब जो है लिगेंड क्या, ऑर्बिटल तो वहीं के वहीं है, डी ऑर्बिटल। लेकिन अब यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल फील्ड है, ये टेट्राहेड्रल का डायग्राम है, मैं अभी लिख दूंगा हेडिंग। तो जो लिगेंड आ रहा है वो टेट्राहेड्रल फील्ड से आ रहा है। तो टेट्राहेड्रल के जो डायरेक्शन है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक्स है मान लीजिए और ये वाई है, तो इसके बीच में जो लोब है वो यहाँ पर है, एक्स और वाई के बीच में। उसका जेड से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जेड एक्सिस पर 0 है वो। ये मैंने कहा ये वाई है, जेड है, तो ये बीच में है, मतलब इसमें एक्स का लेना देना नहीं है। अब मेन बात क्या है, टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। तो ये जो है ये तीनों एक्सिस के कंपोनेंट है, इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। ऐसा नहीं कि केवल एक्स और वाई के बीच से आ रहा है, या केवल एक्स और जेड के बीच से आ रहा है, या केवल वाई और जेड, तीनों के बीच से आ रहा है। तो इसमें क्या है कि ये पूरी तरह से किसी भी ऑर्बिटल के सामने नहीं है, या किसी भी लोब के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट सामने नहीं है, जबकि वहाँ पर एग्जैक्ट सामने था। तो इससे एक फैक्टर क्या होता है कि जो रिपल्शन जितना ऑक्टाहेड्रल में था उतना रिपल्शन इसमें नहीं होता। समझ में आ गई बात? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इस डायरेक्शन से देखा जाए तो ये जो लोब्स बीच में एक्सिस के वो इसके ज़्यादा पास है, और जो बिल्कुल अलॉन्ग द एक्सिस है वो थोड़ा दूर है। तो रिपल्शन ज़्यादा किस में होगा? जो इन बिटवीन द एक्सिस होगा, और कम किस में होगा? जो अलॉन्ग द एक्सिस होगा। तो आपने दो चीज़ सीखी कि टेट्राहेड्रल फील्ड में एक तो क्या है कि ये जो लिगेंड की डायरेक्शन है वो ऐसी है कि ये किसी भी लिगेंड ना तो पूरी तरह से एक्सिस पे है, ना पूरी तरह से इन बिटवीन एक्सिस है, यहाँ से आ रहा है। तो रिपल्शन इसमें जो है ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो डायरेक्शन है ये इन बिटवीन द एक्सिस के ज़्यादा पास है। तो जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस है उनमें एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो अलॉन्ग द एक्सिस है उनमें एनर्जी कम बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के रिजल्ट जो होगा ऑक्टाहेड्रल से उल्टा होगा। तो ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे, EG ऊपर, यहाँ पर E नीचे और T2 ऊपर। अब आप सोचेंगे G तो लगाया ही नहीं, तो देखिए यहाँ पर G जो है वो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जबकि जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं
तो टेट्राहेड्रल जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है तो इसके सामने कुछ नहीं है, यहाँ पर ये है तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इस वजह से यहाँ जी नहीं लगाते। समझ में आ गई बात। तो टेट्राहेड्रल के केस में जी नहीं लग रहा है, थोड़ी इज्जत कम हो गई है इसकी, ऑक्टाहेड्रल में जी लग रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे Eg ऊपर, टेट्राहेड्रल के केस में E नीचे और T2 ऊपर। दूसरी बात, इसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है किसकी तुलना में, ऑक्टाहेड्रल की तुलना में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, E नीचे T2 ऊपर, बाकी वैसा का वैसा। डेल है तो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बता रहा है, और जो भी फील्ड होगा उसके हिसाब से आप नोटेशन लगा दोगे। ऑक्टाहेड्रल था तो आपने O लगा दिया, ये 0 नहीं है O है। टेट्राहेड्रल है तो आपने T लगा दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई ये ऑक्टाहेड्रल की जगह कहाँ है, टेट्राहेड्रल फील्ड है। और टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो होता है इन बिटवीन द एक्सिस आता है। समझ में आ गई बात। तो ये इसका स्प्लिटिंग पैटर्न है, E नीचे T2 ऊपर। अब यहाँ पर वापस से ध्यान रखना है कि जहाँ 2 हैं वहाँ पर तो 0.6 आएगा, और जहाँ 3 है वहाँ 0.4 आएगा। ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। अब ये डेल टी जो है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल टी इक्वल्स टू 10dq इक्वल्स टू डेल ई इक्वल्स टू एच न्यू, ये सेम चीज़ है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको अच्छे से 2 बार रिपीट कर दिया कि जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग पैटर्न है या स्प्लिटिंग जो है वो कम है किससे, ऑक्टाहेड्रल से। तो डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो अच्छे क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक मैं उसको मानता हूँ जिसमें कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है और रट्टालॉजी कम होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इनऑर्गेनिक में सबसे बेकार टॉपिक कौन सा, हालांकि केमिस्ट्री की बुराई नहीं करनी चाहिए, सारे टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन अगर वो मुझे मेरी पर्सनल राय पूछे तो मैं वो कहूँगा पी ब्लॉक जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंसेप्चुअल चीज़ें कम हैं और रटने की चीज़ें ज़्यादा है। अगर इनऑर्गेनिक में कोई मुझसे कहे कि भाई अच्छे टॉपिक कौन से लगते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार समझ लिया, आपको फिर रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ आपके जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम केस जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, कंसेप्चुअल है और क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कंसेप्चुअल चीज़ को एक बार समझना पड़ता है और एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जो रटने वाली चीज़ें हैं वो आप कितने ही याद कर लो, आज याद करोगे 5 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये टेट्राहेड्रल का जो रिलेशन है वो है डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन पूछेगा टेट्राहेड्रल पे और वो टेट्राहेड्रल की जो डेल टी है उसकी जगह डेल ओ कर देगा, तो वहाँ पर आपको ये रिलेशन काम आएगा। समझा की बात। तो ये जो 2 फील्ड थी उसकी मैंने आपको स्प्लिटिंग बता दी है। इसके अलावा जो है स्क्वायर प्लेनर भी है आपके। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा एक और होता है टेट्रागोनल। तो हालांकि बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी, लेकिन आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर टेट्रागोनल में आप करोगे तो स्प्लिटिंग कैसे होगी और स्क्वायर प्लेनर में करोगे तो स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब देखिए टेट्रागोनल, आप सोच रहे होंगे कि टेट्रागोनल क्या है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको सॉलिड स्टेट याद हो तो वहाँ से आपको क्लिक हो जाएगा कि भाई टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है। तो टेट्रागोनल का मतलब ये है कि जो आपके एक्सिस थी ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल में तो तीनों बराबर है, लेकिन टेट्रागोनल में आपने क्या करा, एक एक्सिस को बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया। CTO क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल, CTOR HMT। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें CT टेट्रागोनल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ, टेट्रागोनल की अगर हम बात करें तो टेट्रागोनल में जो है 2 साइड एक जैसी है, मतलब बराबर है, और एक डिफरेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल में तीनों एक्सिस बराबर थी। अब मैंने क्या करा, ये जो लिगेंड है, भाई मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल है तो लिगेंड तीनों बराबर दूरी पे हैं, 6 की 6 एक्सिस पे बराबर है, मतलब तीनों जो 6 की 6 लिगेंड है उनकी दूरी बराबर है सेंटर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिगेंड जो है इसको दूर लेके जा रहा हूँ और इस वाले को भी क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ। तो जब इस लिगेंड को मैं दूर लेके जाऊँगा तो लिगेंड दूर हो गया, तो जब लिगेंड दूर हो गया तो लिगेंड का जो रिपल्शन है मेटल ऑर्बिटल से वो कम हो जाएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, टेट्रागोनल में मैं क्या मान रहा हूँ कि जो z एक्सिस है उस पर लिगेंड जो है उसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ। तो जब मैं लिगेंड को दूर लेके जाऊँगा तो जो z एक्सिस के ऑर्बिटल है उस पर जो रिपल्शन लग रहा है वो कम हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर टेट्रागोनल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपके लिगेंड जो है z एक्सिस पर है उसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ, जिससे जो लिगेंड आपके जो ऑर्बिटल्स आपके z एक्सिस पर है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अब देखिए होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ पर ये 2 हैं, एक क्या है dx² - y² और ये है dz²। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ टेट्रागोनल और z इलोंगेटेड।
जेड इलोंगेटेड का मतलब है जेड एक्सिस बड़ी है एक्स वाई एक्सिस के तुलना में, मतलब लिगेंड जो है जेड एक्सिस पे वो थोड़ा दूर है। तो अब होगा क्या, जेड एक्सिस पे लिगेंड दूर है तो जेड एक्सिस पे रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया तो जो जेड वाला फैक्टर है जिसमें उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अब इसमें जेड है नहीं तो ये ऊपर आ जाएगा और ये आपके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपके डी जेड स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे इसमें होगा, यहाँ पर आप देखेंगे दो में जेड है और एक में जेड नहीं है, तो जिसमें जेड नहीं है वो ऊपर डी एक्स वाई और ये हो जाएगा आपके दो नीचे डी एक्स जेड और डी वाई जेड। समझ में आ गई बात। तो ये आपके टेट्रागोनल हो गया, क्या हो गया, टेट्रागोनल। ये जो आप जॉन टेलर पढ़ते हैं वहाँ पर टेट्रागोनल, जो आप कहते हैं ना डिस्टॉर्टेड शेप है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है पूरी तरीके से, ये उसका केस है। ऑक्टाहेड्रल में सारी लेंथ बराबर थी, यहाँ सारी लेंथ बराबर नहीं है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, इसी को देखें तो स्क्वायर प्लेनर आता है, क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमने जेड एक्सिस को हटा ही दिया, तो जब मैं थोड़ा दूर कर रहा था तो जेड एक्सिस की एनर्जी थोड़ी कम हो रही थी, अब जब मैंने पूरा हटा दिया तो जेड एक्सिस की एनर्जी और ज़्यादा कम हो गई। और ज़्यादा कम होने से क्या हुआ कि ये यहाँ आ गई और ये यहाँ चलेगी, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे वाले तो सेम रह गए, लेकिन बीच वाले जो हैं वो चेंज हो गए, बीच वाले जो हैं वो क्या हो गए, चेंज। तो ये आपके इस तरीके से हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये जो आपके थे डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये आ गया है डी एक्स जेड और डी वाई जेड। अब देखिए कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देखिए पूरे डायग्राम से तो क्वेश्चन नहीं आता, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई स्क्वायर प्लेनर में सबसे कम एनर्जी किसकी है और सबसे ज़्यादा किसकी है। तो अगर आपको डायग्राम याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अगर बनता है तो इसी टाइप का बन सकता है। नेट गेट में भी बन चुका है कि भाई अगर वो पूछेगा कि भाई टेट्रागोनल में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर अच्छे क्वेश्चन कोई बनाना चाहे तो। डी एक्स जेड डी वाई जेड और ये हो गया डी एक्स वाई। इसके बाद ये हो जाएगा आपके डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये हो जाएगा डी एक्स वाई। तो एक्स जेड वाई जेड नीचे, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई, और ये लास्ट में आपके हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, जो जेड वाले हैं वो तो नीचे आ गए एनर्जी में, और जो जेड वाले नहीं है वो एनर्जी में क्या आ गए, ऊपर आ गए। एक बात मैं आपको और बता दूं, स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल से, तो ये आपके लगभग होती है 1.3 डेल ओ। ये रिलेशन भी आप ध्यान रख सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये रिलेशन भी आप ध्यान रख सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा था मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, या फिर अगर हम कहें वो तो अलग चीज़ हो गई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग मिड में होती है, तो मिड में होने से पेयरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो अंदर वाले डी काम आ भी सकते हैं और नहीं भी काम आ सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3d2 या d2sp3। जबकि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, तो वहाँ पर पेयरिंग के चांसेस नहीं होते, जबकि स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर 100% पेयरिंग के चांसेस होते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम बात करते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है sp3, और जब हम कह रहे हैं स्क्वायर प्लेनर है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है। जब हम कह रहे हैं स्क्वायर प्लेनर है तो वहाँ हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है dsp2। इसका मतलब ये हुआ कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम हो रही है, इस वजह से यहाँ पर पेयरिंग का कोई चांस नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर 100% पेयरिंग की चांस है, जबकि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग मिड में होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। तो ये जो बात थी अभी तक हमने बात करी, ये किसकी बात करी कि भाई स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है। अब इस स्प्लिटिंग पैटर्न से फ़र्क क्या पड़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वीबीटी में कि भाई पेयरिंग करवानी है या नहीं करवानी है, तो वहाँ तो हमने याद कर लिया कि भाई पेयरिंग करवा दो या पेयरिंग मत करवाओ। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि भाई कब हम पेयरिंग करवाते हैं और कब हम पेयरिंग नहीं करवाते हैं, उसका रीज़न जो है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे दे रखा है
फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 3 कंडीशन दे रखी है, एक तो दे रखी है टेट्राहेड्रल हाई स्पिन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो कम है। ऑक्टाहेड्रल में दोनों पॉसिबिलिटी है, हाई स्पिन की भी पॉसिबिलिटी है और लो स्पिन की भी पॉसिबिलिटी है। अब होता क्या है कि हाई स्पिन लो स्पिन, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल में ई नीचे है और T2 ऊपर है, इस टाइप से। टेट्राहेड्रल की बात करें, ये टेट्राहेड्रल है, ई नीचे है और T2 ऊपर है। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो T2G नीचे है और E ऊपर है, ठीक है। T2G नीचे है और E ऊपर है, ये इस टाइप से। अब मैंने क्या कहा, T2G नीचे G ऊपर। अब ऑक्टाहेड्रल में भी 2 है, एक हाई स्पिन और एक लो स्पिन। तो ये मान लीजिए मैंने कहा हाई स्पिन का है और मैं लो स्पिन का बनाऊं तो और ऐसा हो जाएगा कि ये नीचे और ये ऊपर, ये G और ये T2G। तो यहां पर तो ये हो गया टेट्राहेड्रल हाई स्पिन कह सकते हो आप, हाई स्पिन। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, एक नीचे एक ऊपर। अब जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो देखिए आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने आपको अलग अलग रूल पढ़ा रखे हैं। वहाँ पर एक रूल है N+L का। तो N+L का रूल ये कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे, वो भर जाएगा, उसके बाद ऊपर वाले में भरेंगे। तो नॉर्मल ट्रेंड तो ये कहता है कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरें और ये पूरा भर जाए, उसके बाद इसमें भरें, ठीक है। पहले ये पूरा भरें, इलेक्ट्रॉन भरे, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके बाद इसको भरें। अब होता क्या है कि ये ऐसा फॉलो नहीं हो पाता 100%। अब यहाँ पर क्या है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो पहले ये पूरा फिल होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। लेकिन यहाँ एनर्जी गैप कम है दोनों के केस में, तो यहाँ पर एनर्जी हम पूरी फिल नहीं करते, इलेक्ट्रॉन पूरा फिल होने से पहले ही क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चल जाता है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि नीचे वाले ऑर्बिटल और ऊपर वाले ऑर्बिटल है, इन दोनों में क्या है, एनर्जी गैप है। क्या है, एनर्जी गैप। और वो जो एनर्जी गैप है उसको हमने क्या कहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन नीचे पूरा भरने से पहले ऊपर चला जाएगा, और अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे पूरा भरेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूँ तो मैं यहाँ पर कैसे भरूँगा, 1 2 और ये 3, तीसरा ऊपर चल जाएगा। इसमें जब मैं भरूँगा तो कैसे भरूँगा, 1 2 3 और ये चौथा ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं भरूँगा तो ये कैसे होगा, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो पेयरिंग का फिनोमिना है वो फेवरेबल नहीं होता। पेयरिंग का जो फिनोमिना है वो फेवरेबल नहीं होता। हुंड के नियम में मैंने आपको बताया था। तो हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले हम हाफ फील्ड करते हैं, उसके बाद पेयरिंग कराते हैं, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी होती है। तो पेयरिंग एनर्जी का मतलब इतनी एनर्जी लगती है, तो वहाँ पर वो फिनोमिना फेवरेबल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि 2 तरह की एनर्जी है, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक है पेयरिंग एनर्जी। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग हो जाएगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग नहीं होगी। तो जो एनर्जी ज़्यादा है उसका डोमिनेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ये चीज़ वहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो आप ऐसे समझिए कि भाई पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर भी पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग हो जाएगी। या फिर आप ऐसे समझिए कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो आसानी से ऊपर चल जाएगा, और स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो देखिए कैसे भरेंगे। टेट्राहेड्रल हाई स्पिन की अगर हम बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भरा, तो इसको हम क्या कहेंगे, E1 T2 0, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 0 हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं भर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, E2 T2 0। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है 2 यहाँ आ गए, तीसरा यहाँ आया, तो 2 E में है और 1 T2 में है। तो 3 के लिए क्या लिखोगे आप, E2 T2 1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे यहाँ पर भरोगे तो क्या लिखोगे आप, E2 T2 2, ठीक है। पांचवा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भरेंगे तो ये हो जाएगा
E2T25। तो हमने क्या देखा कि पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे भरे, अब वापस से छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहाँ पर पेयरिंग होगी। तो D6 में क्या हो जाएगा E3T26, और ऐसे जब आप इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा E4, सॉरी 6 नहीं है, ये मैंने क्या करा 1 2 3 है ना, तो ये 0, फिर ये 1 2, ये 3 है, ये E2 की जगह ये E3 और T3, फिर ये E4 और T3, ठीक है। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो ये आगे आपके 5 6 ये 7 हो गए, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो E में 4 और T में भी 4, तो जब 8वें इलेक्ट्रॉन की आप बात करोगे तो ये हो जाएगा E4T24, फिर ये हो जाएगा E4T25, फिर ये हो जाएगा E4T26। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है, किस में, टेट्राहेड्रल में। अब सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल दो तरीके से, एक हाई स्पिन और एक लो स्पिन। तो शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम रहेंगे, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, तीनों में सेम, दोनों में सेम कैसे, T2G1 EG0, T2G1 और EG0, पहला इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, ठीक है। ये D1 के लिए चल रहा है, फिर D2 के लिए हो जाएगा ये T2G2 EG0, T2G2 EG0, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी सेम चल रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम चलेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम चलेगा, क्या हो जाएगा T2G3 EG0, ये हो जाएगा T2G3 EG0। तो 3 तक तो सेम चला, तो यहाँ 3 तक तो ये दोनों सेम है, ठीक है, 3 तक सेम है। 4 जो है वो सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है ऊपर चला गया और यहाँ पर 4 नीचे रह गया, तो 4 की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहेगी। तो 4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अब देखिए यहाँ पर हाई स्पिन है तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया T2G3 EG1, यहाँ पर ऊपर चला गया, और जबकि इसमें ऊपर नहीं गया है, तो ये हो जाएगा आपके T2G4 EG0, इस टाइप से हो जाएगा। इसी के हिसाब से अगर हम आगे करें तो ये हो जाएगा T2G3 EG2, और ये हो जाएगा T2G5 EG0, ठीक है। इसी के अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये फटाफट से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा T2G, अब देखिए 5 तक तो यहाँ पे ये फिल हो गया, आप जैसे ये मैंने कहा ये 5 हो गया, छठा इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ आ जाएगा, जबकि इसमें छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहीं पर है, तो ये हो जाएगा आपके T2G4 EG2, और ये हो जाएगा T2G6 EG0। 7वें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आपके छठे के बाद 7वां यहाँ आएगा और इसमें 7वां यहाँ जाएगा, तो ये आप देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा T2G5 EG2, और ये हो जाएगा T2G6 EG1, डिफरेंट चल रहा है। उसके जब 8वें इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो ये हो जाएगा T2G, देखिए 8वें इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो ये आपके 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें ये आ गया, और इसमें 8वें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें ये आ गया, तो 8वें इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा T2G6 EG2, T2G6 EG2। उसके बाद 9वें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अब सेम ही चलेगा, T2G6 EG3, T2G6 EG3। 10वें इलेक्ट्रॉन की बात करें T2G6 EG4, T2G6 EG4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई बीच में शुरू में 3 सेम थे, बीच में डिफरेंट चल रहे हैं, लेकिन जब आप देखेंगे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से वापस सेम हो गया है। तो 1 2 3 की कॉन्फ़िगरेशन सेम थी और 8 9 10 की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बीच में डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, बीच में डिफरेंस, D4 से लेकर D7 में डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखेंगे हाई स्पिन लो स्पिन का जो डिफरेंस है वो मेनली D4 से D7 है। बाकी उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स देखे थे D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कॉम्प्लेक्स थे ऑक्टाहेड्रल में वो कभी भी लो स्पिन नहीं हो सकते, हाई स्पिन ही होते हैं। समझ में आ रही बात। तो अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन तो वो आपको हाई स्पिन ही मानने, ठीक है। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला हाई स्पिन मानने, और कम वाले तो वैसे हाई स्पिन ही हैं। तो जो मेनली हाई स्पिन और लो स्पिन वाला कंसेप्ट है, तो लो स्पिन का जो कंसेप्ट है जिसमें पेयरिंग हम करवाते हैं वो बेसिकली D4 से लेकर D7 के लिए ही है, उससे कम में ज़रूरत नहीं पड़ती और उससे ज़्यादा में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब है ये आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप कर रहे हो, अब जो आपके दिमाग में था ना पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, उसका रीज़न ये है। तो वहाँ पर हम कह रहे थे भाई पेयरिंग करवा दो और पेयरिंग मत करवाओ।
तो पेयरिंग कब करवा रहे हैं और कब नहीं करवा रहे हैं? जब स्प्लिटिंग कम है तब हम पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं, जब स्प्लिटिंग ज़्यादा है तब हम पेयरिंग करवा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो एक चीज़ आपके दिमाग में हो गई कि भाई पेयरिंग कब होती है, पेयरिंग कब हो रही है? जब स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, वो ज़्यादा हो। पेयरिंग कब होगी? जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग, जो टेट्राहेड्रल में तो हो नहीं रही पेयरिंग, और स्क्वायर प्लेनर में हमेशा हो रही है। तो बेसिकली पेयरिंग कब हो रही है? पेयरिंग तब हो रही है जो स्प्लिटिंग एनर्जी अगर वो बढ़ेगी तो पेयरिंग होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जहाँ जितने भी हमने केस पढ़े थे वीबीटी में कि भाई यहाँ पेयरिंग होगी, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, वो सारे फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं इसको चेंज करने में, इसलिए ऐसा होता है। वो भी मैं आपको और समझा दूंगा। तो जो सारा रोल है पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड किस पे करता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयरिंग होगी, और अगर ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो वहाँ पर हम कह रहे थे भाई पेयरिंग करवानी है, पेयरिंग नहीं करवानी है, इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पर मेंशन मैंने कर दी है। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनना है कॉम्प्लेक्सेस पर वो वीबीटी से बन जाएगा, सीएफटी से अलग से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये केवल समझाने के लिए है कि भाई जो अभी तक हमने पढ़ा डायरेक्ट आंसर वो ऐसा हो क्यों रहा है, उसको समझाने के लिए। क्वेश्चन मैक्सिमम वीबीटी से ही बन जाएगा कि भाई आपके हाइब्रिडेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, रेगुलर स्ट्रक्चर है या नहीं, वो सारा का सारा वीबीटी से समझ में आ जाएगा। ये आपके एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा हो क्यों रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैंने आपसे अभी कहा था कि एक तो होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल से बता रहे हैं, और एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो दोनों अलग होती है, हाँ इंटर रिलेटेड जरूर होती है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर डिपेंड रहती है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अगर ऐसे लिखा हुआ है CFSE तो उसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो हम देख लेते हैं। अब देखिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इसका अलग अलग फॉर्मूला है अलग अलग फील्ड के लिए। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो ऑक्टाहेड्रल में फॉर्मूला है इसका -0.4 del O इंटू N-T2G प्लस 0.6 del O इंटू N-E-G प्लस MP। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, और ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल के लिए क्या दे रखा है, -0.6 Ne। अब यहाँ पर डेल टी कॉमन लेके बाहर कर दिया, चाहो तो आप यहाँ से भी ऐसा कर सकते हो, डेल O बाहर कर दो, प्लस 0.4 N-T2 डेल टी प्लस MP। अब ये फॉर्मूला आपको देखने में हो सकता है समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे को आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं फॉर्मूला याद नहीं करता या रटने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब भी वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अभी हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल के लिए ये ऐसे हम लिखते हैं और ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए ऐसे लिखते हैं, और जो बेरी सेंटर होता है वो ऐसे होता है, और ये हमने लिखा था ऐसे, और ये हमने लिखा था ऐसे। तो ये हमने क्या लिखा था, -0.6 del T, और ये हमने लिखा था +0.4 del T। ये हमने लिखा था टेट्राहेड्रल के लिए। तो अभी हम केवल टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो आपको जब CFA निकालनी है तो कुछ नहीं करना, जितने इलेक्ट्रॉन जैसे भरने, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, वैसे भर दीजिए, और उसके बाद उस जितने इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे है तो इससे कर दीजिए, ऊपर है तो उसको कर दीजिए, और रिजल्ट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टेट्राहेड्रल में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, टेट्राहेड्रल में क्या है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आप इसकी CFSE कैसे निकालोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना आ जाएगा, -0.6 del T। ये इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। अब फॉर्मूला क्या था टेट्राहेड्रल के लिए, फॉर्मूला ये था -0.6 Ne का मतलब ई में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस 0.4 N-T2, ये तो खाली है तो ये 0 हो गया, और डेल टी जो है वो बाहर है। अब MP का मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसको हम M से बता रहे हैं, P पेयरिंग एनर्जी है। तो कई बार इसको हम इतना वेटेज नहीं देते, कई बार ऑप्शन में नहीं होता, लेकिन कई बार अगर हो तो आपको ध्यान रखना है। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जब आप दूसरा भरोगे तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.2 del T। 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये तीसरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे पेयर तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि -1.2 तो ये हो गए, और ये आपके प्लस में जाएगा, +0.4 हो जाएगा। तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -0.8 del T। चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस के 1.2 हो गए और ये प्लस के 0.8 हो गए।
तो ये हो गया -0.4 डेल टी, और जैसे ही आप 5th इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद जब आप वापस से 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया, तो जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से पहले इलेक्ट्रॉन जैसे बिहेव करेगा। अब आप मान के चलो पुराने 5 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो छठे का रिजल्ट वही आएगा जो पहले का आ रहा था। कितना आ जाएगा? -0.6 डेल टी। फर्क केवल ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप 1p लिख सकते हो या सिंपल p लिख सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो जो ऊपर वैल्यू उसी को रिपीट कर दीजिए। -0.6 था, -1.2 डेल टी, उसके बाद -0.8 डेल टी, -0.4 डेल टी, और ये 0। और यहाँ पर आप p की संख्या बढ़ा दो, 2p, 3p, 4p, 5p। ठीक है, तो ये आपके इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपने क्या करा, 7, 8, 9, 10 ऐसे सॉल्व कर लिया। तो ये आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन किसमें हो गई? टेट्राहेड्रल हाई स्पिन में। अब अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसे सॉल्व करना है। ऑक्टाहेड्रल में जब आप सॉल्व करोगे तो T2G नीचे और EG ऊपर। ठीक है, ये मैंने बेरी सेंटर बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? -0.4 डेल O, और ये हो जाएगा +0.6 डेल O। अब हाई स्पिन है या लो स्पिन है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेगा, उस हिसाब से वैल्यू डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल की, तो हाई स्पिन की बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -0.4 डेल O। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा भी यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा -0.8 डेल O, फिर ये हो जाएगा -1.2 डेल O। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया यहीं पर। अब हाई स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, चौथा इलेक्ट्रन ऊपर गया, तो ऊपर जो है +6 हो गया पॉइंट का, और ये नीचे -1.2 है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? -0.6 डेल O। और जब जो 5वां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंसिल आउट हो गए। फिर छठा इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा, तो देखिए जो ऊपर था वैसे का वैसा रिपीट करना है आपको। तो जब आप वापस से रिपीट करेंगे तो हो जाएगा -0.4 डेल O, -0.8 डेल O, -1.2 डेल O, फिर वापस से आपके -1.2 के बाद -0.6 डेल O, और ये 0। और पेयरिंग जो है वो आपके साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपके +p, +2p, +3p, +4p, +5p, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हाई स्पिन की। अब हम लो स्पिन की अगर हम बात करें, तो लो स्पिन में आपको क्या करनी है कि पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन की होगी पेयरिंग। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि हाई स्पिन लो स्पिन जब हम निकालते हैं तो शुरू के 3 और बाद के 3 ये तो सेम चलते हैं, तो ये सेम आएंगे। शुरू के 3 जो है सेम आएंगे और लास्ट के 3 सेम आएंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम चलती है। बाकी के मैं निकाल देता हूँ, या आप चाहें तो शुरू के 3 निकालेंगे तो वो वही तरीका है, 1, 2, 3, यहाँ तो सेम ही आएगा, तो रिजल्ट सेम है, मैंने लिख दिया। 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो 4th का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। कैसे? 4 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -1.6 डेल O, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया है तो आप लिखेंगे +p। ठीक है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2.0 डेल O +2p। छठा इलेक्ट्रॉन जब आप लेंगे तो यहाँ आएगा, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा -2.4 डेल O +3p। ठीक है, इसके बाद जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ जाएगा। अब ये आपके +6 हो गया पॉइंट में, तो ये +6 पॉइंट में लेंगे तो ये हो जाएगा -1.8 डेल O +4p। इसके बाद अब देखिए नीचे वाले में p का डिफरेंस आ रहा है, तो ये मैं हटा देता हूँ एक बार। ऊपर वाले में तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नीचे वाले में p का डिफरेंस आ सकता है, तो ये मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखिए वापस से मैं देखता हूँ, D8, तो ये 6 हो गया, 7 और ये 8 हो गया, तो ये हो गया प्लस का 1.2, तो प्लस का 1.2 और ये हो गया -2.4, तो ये हो गया -1.2 डेल O प्लस D7 और D8 नहीं, यहाँ पर ये 4p नहीं है, ये 3p ही है। ठीक है, वो सेम ही आ रहा है, मतलब सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, D8 का सेम ही आ रहा है रिजल्ट, 1.2 माइनस का है और 3p प्लस, ये हो जाएगा। तो 8 का सेम आ रहा है, 9 का भी सेम आएगा और 10 का भी सेम आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है आपके 4 से लेके 7 तक।
अब यहाँ पर आपको कंक्लूजन ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे पूछे कि भाई CFSE ज़्यादा कब होगी कम कब होगी, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो CFSE है नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक आ ही रहा है, तो उसको ज़्यादा कम में आपको कंसिडर नहीं करना। तो अगर हम कहेंगे CFSE कम किस में है, इसमें और इसमें, और ज़्यादा किस में है, तो जब आप देखेंगे ज़्यादा की वैल्यू तो एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है, ये आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है भाई CFSE हाईएस्ट किस में है और लोएस्ट किस में। तो टेट्राहेड्रल के केस में हाईएस्ट किस में, D2 में और D7 में। अगर दोनों में से भी एक चूज़ करे तो D2 करना है, क्योंकि यहाँ पेयरिंग एनर्जी नहीं है, जबकि यहाँ पेयरिंग एनर्जी है अगर चूज़ करना पड़े तो। और ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखें हाई स्पिन में अगर हाईएस्ट वैल्यू देखें तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो एक तो यहाँ आ रही है D3 में, ये D3 है, ठीक है, और एक आ रही है आपके D8 में, ठीक है। D8 में पेयरिंग एनर्जी भी साथ आ रही है, वो आपको ध्यान रखना है। और अगर लो स्पिन में हाईएस्ट वैल्यू देखें CFSE की तो ये आ रही है इसमें D6 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोएस्ट किस में आ रही है और हाईएस्ट किस में आ रही है। तो यहाँ पर लोएस्ट की अगर बात करें तो D5 और D10 में, और यहाँ पर भी D5 और D10 में लोएस्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो लोएस्ट हाईएस्ट है वो तो D6 में है, और जो लोएस्ट है वो D10 में आएगी। किसमें आएगी, D10 में। इसमें D5 में लोएस्ट नहीं है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई हाईएस्ट किस में होगी, लोएस्ट किस में होगी, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए लेकिन हाईएस्ट लोएस्ट पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझा की बात। तो ये थी बात आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। देखिए VBT में हमने जो पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, वहाँ हमने डायरेक्ट पढ़ लिया था, और मैंने कहा था कि CFT में आपको समझ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि अगर स्प्लिटिंग कम है तो पेयरिंग नहीं हो रही है, और स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो जो जो फैक्टर हमने वहाँ पढ़े थे वो सारे फैक्टर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो जो फैक्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करेंगे वो पेयरिंग को भी इफेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला है नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। तो नेचर ऑफ सेंट्रल एटम क्या कह रहा है कि अगर सेंट्रल एटम की नेचर क्या है कि अगर मेटल जो है, सेंट्रल एटम जो है वो 3D का है, 4D का है और 5D का है, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसका ऑर्डर क्या है, 3D से ज़्यादा स्प्लिटिंग 4D में होगी और 4D से ज़्यादा स्प्लिटिंग 5D में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, 3D का है तो कम स्प्लिटिंग होगी, 4D का है तो ज़्यादा होगी, 5D का है तो और ज़्यादा होगी। इसका मतलब स्प्लिटिंग ऑर्डर क्या है, 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, फ्लो चार्ट अगर आपको याद हो तो देखिए मैं एक बार समझाने के लिए बताता हूँ कि मैंने कहा ये स्प्लिटिंग ऑर्डर है 3D के लिए, फिर ये मैंने कहा 4D के लिए, और ये मैंने कहा 5D के लिए। ये 3D, ये 4D और ये 5D। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्प्लिटिंग किस में ज़्यादा है, 4D 5D में ज़्यादा है। तो वहाँ पर जब हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था VBT वाले वीडियो में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि 3D अगर है तो हम आगे चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड की नेचर, लेकिन अगर 4D 5D है तो आप डायरेक्ट पेयरिंग करवा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ स्प्लिटिंग इतनी इनफ है कि आपको और किसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट पेयरिंग करवा देंगे, स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पेयरिंग हो रही है नीचे पहले से ही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको बाकी फैक्टर चेक करने पड़ेंगे कि इस पेयरिंग होगी या नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सीट होती है, भाई इतने सीट पे इलेक्शन हो रहे हैं, और उसमें से अगर 50% से ज़्यादा सीट आ जाती है तो मेजोरिटी में एक पार्टी आ जाती है, और अगर 50% से ज़्यादा किसी के पास नहीं आ रही तो वो क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 4D 5D ये मेजोरिटी वाले हैं, इनको कोई लेना देना नहीं किसी से। क्यों, इनका काम हो गया, इनको इतनी जो है सीट मिल गई कि भाई इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये सरकार बना लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इनकी स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा है कि इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से और लिगेंड की नेचर से फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर पेयरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन इसके पास सीटें कम है, मतलब इसकी स्प्लिटिंग कम है, तो इसको जो है सरकार बनाने के लिए, कहने का मतलब है पेयरिंग के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, पेयरिंग के लिए इसको बाकी फैक्टर पर डिपेंड होना पड़ेगा। बाकी फैक्टर कौन से हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड की नेचर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर स्प्लिटिंग को बढ़ाएंगे वो पेयरिंग के लिए फेवरेबल होंगे। तो फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था कि 3D में हम आगे चेक करेंगे, 4D 5D में पेयरिंग करा देंगे। तो इसका रीज़न अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4D 5D में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। इसके बाद आपके दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो अगर +0 है, +1 है, +2 है, +3 है तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर +4 है तो इतनी उसने क्या करी है, स्प्लिटिंग कर दी है कि फिर आपको जो इसके बाद वाला फैक्टर है लिगेंड, उस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब
+4 में इतनी स्प्लिटिंग हो जाती है कि उसको लिगेंड पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। अगर मेटल +4 ऑक्सीडेशन में हो गया तो चाहे लिगेंड की नेचर कुछ भी हो, वो क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। मतलब ये ऑर्डर होता है स्प्लिटिंग का। इसके बाद आपके दे रखा है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने आपसे बताया था कि टेट्राहेड्रल में हमेशा हाई स्पिन होता है, स्क्वायर प्लेनर में हमेशा लो स्पिन होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग कम है, इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा है। और जो सारा खेल है कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, कि कन्फ्यूजन सस्पेंस बना रहता है। भाई एक तो है कि भाई बिल्कुल ही पार्टी बन गई, एक है बिल्कुल ही हार गई, 0 वोट से, 2 वोट से, 5 वोट से, एक बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। तो सारा फोकस वहीं रहता है। तो कहने का मतलब है यहाँ तो पेयरिंग होगी, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। तो जो सारा सस्पेंस है वो इसका है, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। शी लव्स मी नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल ओ। अब यहाँ पर जो है बाद में दे रखा है नेचर ऑफ लिगेंड। अब नेचर ऑफ लिगेंड की अगर हम बात करें तो देखिए नेचर ऑफ लिगेंड में हमने क्या कहा था कि भाई ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते किसको हैं और वीक लिगेंड कहते किसको हैं? जो स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है और जो स्प्लिटिंग कम करता है वो वीक लिगेंड कहलाता है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है। मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है उनका एक सीक्वेंस है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सबसे ज़्यादा वीक है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ये यहाँ पर इस सीरीज में सबसे वीक लिगेंड है। अब देखिए बहुत सारे लिगेंड पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कॉमन है, अब देखिए जो मैक्सिमम एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो इनमें 5-6 में काम हो जाता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सीरीज है आपके हिसाब से। और आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, अलग अलग बुक में आप देखेंगे और मिल सकते हैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए फिर अननेसेसरी हो जाएगा। तो ये सबसे वीक है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई कहाँ से, बनाई किसने, कैसे बनाई, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम स्पेक्ट्रा देखते हैं तो स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया मान लीजिए, तो स्पेक्ट्रा में आपकी फ्रीक्वेंसी आती है एच न्यू, या फिर आप वेव नंबर कह सकते हैं या लैम्डा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। भाई आपको पता है E = एच न्यू होता है या फिर hc/λ होता है। एच न्यू कह दो या कह दो hc/λ या कह दो hc न्यू बार। तो इनसे आप क्या कर सकते हो, ये एनर्जी गैप निकाल सकते हो। आपने क्या करा, मेटल फिक्स कर दिया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दी। अब आप लिगेंड चेंज कर रहे हो, मेटल फिक्स कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दी, ज्योमेट्री फिक्स कर दी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, लिगेंड चेंज कर रहे हो। लिगेंड चेंज करने के बाद आप चेक कर रहे हो कि कौन से लिगेंड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, या एनर्जी ज़्यादा आ रही है, या वेव नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी मतलब उसमें एनर्जी गैप उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे चेक करा स्पेक्ट्रा निकाल के। तो स्पेक्ट्रा निकालने के बाद हमने क्या देखा कि जिसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसमें कम आ रही है वो वीक है। तो ये पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। अब ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि आरपीएससी जो है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन नेट गेट में क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स देंगे जिसमें मेटल और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ज्योमेट्री सेम रहेगी, लिगेंड वेरी करेंगे, और फिर वो पूछेगा कि ये 4 कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो वहाँ पर वो इनडायरेक्टली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछना चाह रहा है। तो ये आपके सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको कह देता हूँ कि जो टेस्ट होगा उसमें भी मैं पूछूंगा, ठीक है। आगे से पेपर लीक कर रहा हूँ, टेस्ट में मैं पूछूंगा, तो वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके I- से लेके H2O जो है वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि मैंने आपको बताया था हेलोजन और मेनली वाटर, ये मैंने आपको बताया था, बाकी सारे इतने कोई काम के हैं नहीं। और फिर मैंने कहा था अमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल, ये मेनली 3 मैंने आपको बताया था, बाकी इतने कॉमन नहीं है। फिर मैंने कहा था अमोनिया हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे कार्बोनिल हो, ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, यहाँ पर आप पेयरिंग करवा सकते हो। तो जो हमने पढ़ा था वीबीटी में डायरेक्ट फ्लो चार्ट में कि भाई 3D का है, 4D का, 5D का है, 3D है तो पेयरिंग नहीं करवानी है, 4D 5D तो पेयरिंग करवानी है। फिर हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, 0 +1 +2 है, +3 है तो वहाँ पर पेयरिंग नहीं करवानी है, +4 में पेयरिंग करवानी है। फिर हमने कहा था भाई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवानी है और वीक है तो पेयरिंग नहीं करवानी है। वो सारा जो हमने पढ़ा था या याद किया था या रटा था, उसके पीछे लॉजिक ये चल रहा है, कंसेप्ट ये चल रहा है कि जो भी फैक्टर पेयरिंग करवा रहा है वो फैक्टर इनडायरेक्टली एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो स्प्लिटिंग को बढ़ा रहा है। स्प्लिटिंग बढ़ने से पेयरिंग हो रही है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमने वीबीटी में कॉम्प्लेक्स सॉल्व किए थे वो आंसर तो हमने निकाल लिए थे, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो रीज़न है वो ये है। तो CFT जो थी मैक्सिमम हमने कर लिए।
अब हम आगे पढ़ते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसकी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है या डिस्टॉर्टेड नहीं है, या फिर वो पूछेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं कर रहा है। तो देखिए वहाँ पर उसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो देखिए हेडिंग क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और ये किसको बता रहा है कि हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर या तो रेगुलर हो सकती है, डिस्टॉर्टेड हो सकती है। रेगुलर का मतलब जितने बॉन्ड एंगल होने चाहिए, जितना बॉन्ड एंगल की वैल्यू होनी चाहिए उतनी है और सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और डिस्टॉर्टेड का मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो सबकी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल है तो रेगुलर स्ट्रक्चर है, और सबकी इक्वल नहीं है तो वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो दो तरह के हो गए, रेगुलर और डिस्टॉर्टेड। रेगुलर को हम आइडियल भी कह सकते हैं, और डिस्टॉर्टेड का मतलब जो स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, मतलब उसमें विकृति आ गई है। अब यहाँ पर रेगुलर स्ट्रक्चर किसकी होगी, जिसकी सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको। और डिस्टॉर्टेड किसकी होगी, जिसमें एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जो रेगुलर है उसमें सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, स्ट्रक्चर रेगुलर होगी। लेकिन जिसमें डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है वहाँ पर एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है और वहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब यहाँ पर रेगुलर या हम कहें सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है और एसिमेट्रिक का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि जो डी ऑर्बिटल हैं उसके हमने दो सेट बनाए, Eg और T2g। क्या बनाए, Eg और T2g। तो अगर मैं बात करूँ एक बार इसकी T2g की, तो यहाँ पर आपको तीन ऑर्बिटल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, तीन ऑर्बिटल। अब जो तीन ऑर्बिटल है वहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को देख कर आपको कैसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल करा, तो अब जब आप इसको देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि तीन जो ऑर्बिटल हैं उन तीन में से एक में तो इलेक्ट्रॉन है और दो में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तीन में से एक में तो इलेक्ट्रॉन है और दो में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको एक जैसा नहीं दिख रहा। एक जैसा नहीं दिख रहा मतलब ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। क्या है, एसिमेट्रिकल। तो अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिकल की, तो एसिमेट्रिकल में क्या आएगा, T21। एसिमेट्रिकल में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, T21। यहाँ लिख देता हूँ, एसिमेट्री में कॉन्फ़िगरेशन आ रही है T21, T2g1 कह लो, T2g1 कह लो या T21 कह लो। इसके बाद मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन, जब मैंने दो इलेक्ट्रॉन करे तो भी आपको लग रहा है कि एक जैसा नहीं है क्योंकि दो भरे हुए खाली है, तो ये भी एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और क्या आ गया, T2g2। फिर आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा, जब आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा तो अब आपको ये देखने में एक जैसा लग रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है क्योंकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो किस में आएगा, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं T2g3। तो T2g1 जो है एसिमेट्रिक में आ गया, T2g2 जो है एसिमेट्रिक में आ गया, T2g3 जो है वो सिमेट्रिक में आ गया। अब बात करते हैं T2g4 की। T2g4 जब आप देख रहे हो तो वापस से आपको सेम नहीं लग रहा है, एसिमेट्रिक लग रहा है। तो T2g4 जो है वो आपके आ जाएगा इसमें, यहाँ लिख देता हूँ या ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, T2g4 एसिमेट्रिक में आ गया। फिर मैंने अगर वापस से एक इलेक्ट्रॉन भरा, ये हो गया T2g5, ये भी एसिमेट्रिक आपको लग रहा है, तो ये हो गया T2g5, T2g5। तो ये आपके एसिमेट्रिक जो है वो 1 2 4 5 हो गए, 3 सिमेट्रिक है, और जब मैं 6 करूंगा तो ये आपको वापस से सिमेट्रिक लग रहा है, तो ये हो गया T2g6। तो यहाँ पर T2g3 और T2g6 जो है सिमेट्रिक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और अगर T2g1 है, 2 है, 4 है, 5 है तो वो एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। तो एसिमेट्रिक में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी, डिस्टॉर्टेड। यहाँ रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर रेगुलर होगी। अब ये तो बात होगी T2g की, ये तो बात होगी किसकी, T2g की। अब बात कर लेते हैं Eg की। तो जब Eg की अगर हम बात करते हैं तो Eg में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, कैसा दिख रहा है, एसिमेट्रिक। तो यहाँ पर आप कह सकते हो Eg1 जो है वो एसिमेट्रिक में जाएगा। फिर जैसे मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, ये सिमेट्रिक हो गया, तो Eg2 जो है वो किस में जाएगा, सिमेट्रिक में। फिर मैंने वापस से इलेक्ट्रॉन भरा तो एसिमेट्रिक हो गया, तो ये किस में जाएगा, एसिमेट्रिक में, Eg3। Eg3 हो गया।
और उसके बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरा तो वापस ये सिमेट्रिक हो गया, सॉरी सिमेट्रिक हो गया, तो ये हो गया Eg4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जब हमने कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए कोई खाली अगर है तो वो सिमेट्रिक में माना जाएगा। तो आप चाहो तो लिख लो T2G0 और Eg0 वो सिमेट्रिक में रहेंगे, जीरो वाले सिमेट्रिक में। अब आपको समझ में आ गया कि सिमेट्रिक किस में है और एसिमेट्रिक किस में है। तो अगर सिमेट्रिक है तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, एसिमेट्रिक है तो डिस्टॉर्शन होगा। सिमेट्रिक है तो जॉन टेलर नहीं होगा, एसिमेट्रिक है तो जॉन टेलर होगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कन्फ्यूजन ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपके क्या है कि दो हैं, T2G भी है और Eg भी है। अब हो सकता है एक में तो सिमेट्रिक और एक में एसिमेट्रिक हो, तो वहाँ क्या करें वो समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको अलग अलग बताया T2G और Eg। अब मान लीजिए कि आपके कोई कॉम्प्लेक्स है और कॉन्फ़िगरेशन आपको देखनी है, हाई स्पिन लो स्पिन दोनों की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके ऐसे है और ये ऐसे है, तो अब यहाँ पर मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 2 3 और ये 4 ऐसे मान लीजिए। तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये तो सिमेट्रिक है और ये एसिमेट्रिक है। तो एक सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, तो क्या होगा, तो अगर दोनों में से एक भी एसिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक ही माना जाएगा। समझ में आई बात? अगर दोनों में से एक भी एसिमेट्रिक है तो वो एसिमेट्रिक का केस ही माना जाएगा, तो उसमें जॉन टेलर होगा। समझ में आ गई बात? अगर दो में से T2G में से या Eg में से एक में भी एसिमेट्री है तो वो एसिमेट्रिक माना जाएगा, जॉन टेलर शो करेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों में सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक माना जाएगा। जैसे मैंने कहा ये कॉन्फ़िगरेशन है, अगर नीचे और ऊपर दोनों में सिमेट्री है तो सिमेट्रिक में काउंट होगा। अगर दोनों में से एक में भी एसिमेट्री है तो एसिमेट्रिक में काउंट होगा। समझ आ गई बात? अब ये दोनों सिमेट्रिक है तो वो जाके सिमेट्रिक में काउंट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक में एसिमेट्री है, चाहे वो ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, तो दोनों में से एक में भी है तो एसिमेट्रिक माना जाएगा। अब एक क्या है, कई बार आरपीएससी ना वो बाउंसर डाल देती है, या तो बाउंसर दे देती है या यॉर्कर मार देती है। तो उस केस में क्या करें, तो कई बार तो आरपीएससी बहुत इजी पेपर बनाती है, कई बार वो क्या करेगी, जॉन टेलर क्वेश्चन पूछेगी, और जॉन टेलर तो पूछेगी और एक स्टेप आगे पूछ लेगी। एक होता है वीक जॉन टेलर इफेक्ट और एक होता है स्ट्रॉन्ग। अभी जॉन टेलर आपने समझ लिया क्या है। अब जॉन टेलर भी दो है, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। जॉन टेलर में भी क्या है, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। मतलब जॉन टेलर में हो क्या रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो हमने टेट्रागोनल की स्प्लिटिंग पढ़ी थी तो वो एक तरह से ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्शन ही था। तो हमने क्या कहा कि ऑक्टाहेड्रल में से लिगेंड दूर ले जा रहे हैं तो वो ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। तो जितना आप लिगेंड दूर ले जाओगे उतनी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मतलब डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, वीक है या स्ट्रॉन्ग है जॉन टेलर। तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर नीचे वाले में, दोनों में लागू होगा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, अगर नीचे वाले में एसिमेट्री है तो वो वीक होगा और ऊपर वाले में एसिमेट्री है तो स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर एसिमेट्री जो है नीचे वाले में है तो वीक होगा, और अगर एसिमेट्री ऊपर वाले में है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। एसिमेट्री अगर जो है ऊपर वाले में है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये नीचे और ऊपर का मतलब क्या है, नीचे और ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा आपके कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। जैसे मैं आपको एक केस बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ और ऑक्टाहेड्रल जो है वो यही केस है, मान लीजिए T2G3 और Eg1। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कि ये तो सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक है, मतलब जॉन टेलर शो करेगा। अब आप ये चेक करो कि एसिमेट्री है कहाँ, नीचे है या ऊपर है। तो इस केस में कहाँ है, ऊपर है, मतलब ये क्या है, जॉन टेलर शो कर रहा है। और कौन सा शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। समझ में आ गई बात? अब वापस से टेट्राहेड्रल का केस लेते हैं, और मैंने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 7 है, D7 है। अब आप क्या देखोगे कि ऊपर सिमेट्री है लेकिन नीचे एसिमेट्री है, तो मतलब दोनों में से एक भी जगह एसिमेट्री हुई, मतलब वो जॉन टेलर शो करेगा। और अगर एसिमेट्री नीचे वाले में है तो ये कौन सा शो कर रहा है, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्या है, बहुत अगर हाई लेवल देगी आरपीएससी तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देगी, और इससे ज़्यादा हाई लेवल बनता नहीं है। पर इससे ज़्यादा हाई लेवल क्या हो सकता है, अब वो नेट के कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी, अभी ये भी नेट के ही है, ये भी आप अगर ढंग से समझेंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नेट में। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया कि भाई स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये आपके नेट में भी आ जाती हैं। और आरपीएससी का जो मैक्सिमम लेवल है वो यहीं तक रहेगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है।
इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो है कि वो कोई मतलब नहीं उस पेपर का, क्योंकि फिर वो स्कूल लेवल के लेवल का नहीं रहा, फिर वो कॉलेज लेवल का या उसके आगे का चला गया। तो जो लेवल है उसके हिसाब से मैंने आपको इनफ बता दिया, मोर देन इनफ बता दिया। तो ठीक है, अब ये तो बात थी ऑक्टाहेड्रल की। टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो ई नीचे होता है, T2 ऊपर होता है। अब टेट्राहेड्रल में मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है ये 5 दे रखा है, तो 5 दे रखा है तो मतलब वो सिमेट्रिकल होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन 7 दे रखा है तो भी सिमेट्रिकल होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन 8 है तो फिर वो एसिमेट्रिकल होगा। और यहाँ पर फिर क्या देखना है कि एसिमेट्रिक इसमें, नीचे वाले में तो एसिमेट्री है नहीं, ये तो सिमेट्रिक है, ऊपर वाले में एसिमेट्री है, तो ऊपर वाले में एसिमेट्री है तो स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। और अगर नीचे वाले में एसिमेट्री है, जैसे मान लीजिए 6 है और नीचे वाले में एसिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। समझ में आ गई बात। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया कॉन्फ़िगरेशन के। अब होगा क्या कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स का, तो अगर आपने वीबीटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिख के थोड़ी ना देगा कॉन्फ़िगरेशन T2G में इतनी है, जी इतनी है, वो तो कॉम्प्लेक्स देगा। फिर कहेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रेगुलर स्ट्रक्चर का है या डिस्टॉर्टेड का है। फिर उस कॉम्प्लेक्स को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको वीबीटी में सिखाया। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, COCl4 है मान लीजिए, 2- है, और एक है NiCl4 2-। ये दो केस है, एक तो COCl4 2- है और एक है NiCl4 2- है। समझ में आई बात। इसमें से एक रेगुलर स्ट्रक्चर का है और एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर का है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, मेरे हिसाब से तो ये है, हो सकता है दोनों रेगुलर हो सकता है दोनों डिस्टॉर्टेड हो। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए कि इनमें जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या मुझे व्हाट्सएप करिए कि कौन सा जो है जॉइंट टेलर शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, दोनों करेंगे या दोनों नहीं करेंगे, और अगर करेगा तो कौन सा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा या वीक करेगा। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया इसका मतलब आपको समझ में आ गया, और अगर ये आपने सॉल्व नहीं किया इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन दूंगा मैं टेस्ट में, ध्यान रखना। तो ये अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, या हम कहें कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए ये एक लिमिटेशन थी वीबीटी की, कि वीबीटी जो है कलर कॉम्प्लेक्स का नहीं समझा पाई थी या आयन का कलर नहीं समझा पाई थी, उसको जो है CFT एक्सप्लेन करती है। अब देखिए CFT कैसे एक्सप्लेन करिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा, 12th में भी दे रखा होगा, TiH2O6 3+। अब देखिए TiH2O6 3+ जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टाइटेनियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है डी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे T2G नीचे, Eg ऊपर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जब इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, मतलब ये इस पे फोटोन पड़ा, और जब इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया विजिबल रीजन में, तो देखिए रीजन विजिबल होना चाहिए कलर के लिए। स्पेक्ट्रा शो करने के लिए कोई सा भी रीजन चल जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है तो विजिबल रीजन में उसको एक्सेप्ट करना लाइट को। तो ये विजिबल रीजन में लाइट एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है कि इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को क्या किया, अवशोषित किया। फोटोन कौन सा, ये वाला, एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से वापस नीचे आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। और ये जो फोटोन उत्सर्जित करेगा, ये क्योंकि अगर ये विजिबल रीजन में, ये जो फोटोन है किस में होना चाहिए, विजिबल रीजन में होना चाहिए, दृश्य क्षेत्र में होना चाहिए। विजिबल रीजन में फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो विजिबल रीजन में ही फोटोन जो है एमिट करेगा, और विजिबल रीजन में फोटोन एमिट करेगा तो जिस रेडिएशन की फोटोन एमिट करेगा या जिस वेवलेंथ की करेगा वही कलर क्या करेगा, ये शो करेगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वही कलर शो नहीं करेगा। जो देखिए इसलिए मैंने डैश लगा दिया वहां पर फोटोन पे, कि जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कलर अलग होगा, और जिसकी वो एमिट करेगा उसका कलर अलग होगा। ये ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो कलर एब्जॉर्ब करेगा
वो कलर शो नहीं करता कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन सा शो करता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब जैसे मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये किस रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट? 5000 एंगस्ट्रॉम में एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो रीजन है ये ग्रीन कलर का रीजन है। किसका रीजन है? ग्रीन कलर का। तो कहने का मतलब है TiS263 3+ जो है वो कौन से रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या कौन से कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है? ग्रीन कलर की। और शो कौन सा कर रहा है? तो शो करने में देखिए कुछ बुक्स में पर्पल लिखा होता है, कुछ बुक्स में वॉयलेट लिखा होता है। मान लीजिए पर्पल मान लेते हैं, दोनों याद कर लेना आप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि TiS263 कौन सा कलर शो कर रहा है 3+, तो आप कहेंगे पर्पल। अगर ऑप्शन में पर्पल नहीं है, वॉयलेट है, तो वॉयलेट कह दीजिए। पर्पल शो कर रहा है, लेकिन कौन से रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन से कलर की एब्जॉर्ब कर रहा है? तो आंसर होगा ग्रीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। नोट्स में ये ऐड नहीं हो पाया तो आप ऐड कर लेना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कंसेप्ट है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि कोई भी XYZ कॉम्प्लेक्स दे दे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा माना कॉम्प्लेक्स है A, वो क्या कर रहा है? ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बताइए उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? तो उसका आंसर क्या होगा? ऑरेंज। तो ये कैसे सॉल्व होगा? जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता है। तो आपको क्या करना है कि अगर इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो शो करेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो पर्पल शो करेगा, पर्पल एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन शो करेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू। मतलब सामने वाला एक कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो सामने वाला शो करेगा, सामने वाला एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये वाला शो करेगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये आपको आने चाहिए, नोट्स में मेंशन नहीं है, आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कॉम्प्लेक्स मैंने समझा दिया कि होता क्या है कि जब फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, तो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, वो फोटोन विजिबल रीजन में होगा तो ही कलर शो होगा, अगर विजिबल में नहीं है तो कलर शो नहीं होगा, स्पेक्ट्रा जरूर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, इसने कलर कौन सा एब्जॉर्ब किया? ग्रीन। फिर जब ये ऊपर से नीचे आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है, विजिबल रीजन में होगा तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? पर्पल। तो ये पर्पल कलर शो करता है, या हम कह सकते हैं वॉयलेट कलर शो करता है, वापस नीचे आ जाता है। तो इस वजह से ये क्या करता है? कलर शो करता है। इसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन। तो कई बार पूछते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कलर क्यों शो करते हैं? तो आंसर आएगा DD ट्रांजिशन। अब इसके अलावा कलर शो करने का एक और रीजन है। कई बार क्या होता है, कोई हमसे पूछ ले भाई पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? पिंक होता है। पिंक या कई बार हम पर्पल भी कह देते हैं। KMnO4, ठीक है, हल्का होता है तो पिंक होता है। चलिए ये KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये कलरफुल है। या मैं कहूँ परमैंगनेट आयन जो है वो कलर शो कर रहा है। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई KMnO4 कहूँ या MnO4 माइनस कहूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है, और +7 में इलेक्ट्रॉन कितने डी में? 0। तो DD ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ना तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, तो DD ट्रांजिशन किस बात का? तो फिर भी ये कलर शो कर रहा है। रीजन क्या होगा? रीजन होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो देखिए जो कलर शो होता है डी ब्लॉक में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, दो तरीके से होता है, या तो DD ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब देखिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है? दो तरह के होते हैं, MLCT जिसको हम कहते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और एक होता है LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है? इंटरनल रिडॉक्स प्रोसेस है। क्या है? इंटरनल रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, या तो मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने नाम दिया इंटरनल रिडॉक्स। तो या तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, या मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड को। इसी बेस पे हमने इसका नाम दे दिया मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और लिगेंड टू मेटल। मेटल टू लिगेंड में मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड को, लिगेंड टू मेटल। LMCT में लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था पाई एसिड लिगेंड में कि पहला जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है कि लिगेंड और मेटल के बीच में अगर पहला बॉन्ड बनेगा तो लिगेंड ही बॉन्ड देगा या लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरा जो बॉन्ड बनेगा उस पर डिसाइड होगा कि LMCT है या MLCT है, लिगेंड टू मेटल है या मेटल टू लिगेंड है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है MLCT मतलब मेटल टू लिगेंड। तो पहला बॉन्ड छोड़ दीजिए, दूसरा बॉन्ड जो है मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड को। तो यहाँ पर ये कंडीशन कब कब होगी? जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। अब ये बेचारा +7 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जब खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसे देगा? तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसमें होगी जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, जैसे 0 या ज़्यादा से ज़्यादा +1 या कई बार -1 में भी होती है। तो यहाँ पर MlCt की कंडीशन क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए। ये तो बात हो गई मेटल की। लिगेंड की बात करें तो पाई एसिड लिगेंड होनी चाहिए। अब पाई एसिड लिगेंड क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल दे रखा है NO+CO CN-PR3 एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक के अलावा एल्किन टाइप भी हो सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, हेटेरो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ये बात होगी MlCt की। इसके अलावा LmCt की बात करें तो यहाँ पर पहला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो भी लिगेंड मेटल को दे रहा है और दूसरे में भी लिगेंड मेटल को दे रहा है। यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और लिगेंड कैसा होना चाहिए? रेडिली ऑक्सीडाइजेबल। रेडिली ऑक्सीडाइजेबल का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं O2- I- और Br-। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। और I- और Br- हैवियर चाल्कोजन फैमिली कह दो या हैवियर हेलोजन फैमिली कह दो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, नोट्स में नहीं है, ऐड कर लेना। ये आपके पाई एसिड जो लिगेंड है, ये आपके जो लिगेंड है यहाँ पर, इस केस में लिगेंड की जो प्रॉपर्टी वो कौन सी होनी चाहिए? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। मतलब ये सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर का मतलब कि जो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बना वो तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और पाई से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड है और ये कहा पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा तो डोनर हो गया और पाई क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। यहां पर बात करूं तो सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो I- है ये कौन से टाइप का लिगेंड है? सिग्मा डोनर, सिग्मा एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, कॉम्बिनेशन बना दिए। तो आप क्या कहोगे? सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। यहां पर आप क्या लिखोगे? सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये चीज़ भी नोट्स में मेंशन है, क्योंकि देखिए ये हाई लेवल की चीज़ें हैं। अब क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो मैंने बता दी। हर चीज़ भी नोट्स में नहीं लिखते, क्योंकि मैं नोट्स जो बनाता हूँ वो स्कूल लेक्चर के लेवल के हिसाब से बनाता हूँ। लेकिन क्योंकि RPSC का भरोसा नहीं है, तो क्योंकि टॉपिक चल नहीं रहा है तो बहुत ज़्यादा तो कोई ऐसा है नहीं डिटेल में कुछ समझाना, बताना, ये हिंट ही देनी, तो मैंने यहाँ हिंट दे दी आपको। तो ये हो गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब दोनों में अगर हम कंपेरिजन करें, अब देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि भाई MnO4- जो है वो कलर की शो कर रहा है, तो आप कहोगे, देखो ऑप्शन क्या देगा? DD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो आप आंसर क्या टिक करोगे? चार्ज ट्रांसफर। और डिटेल में जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर दो तरह के दे देगा, LmCt और MlCt। तो कौन सा करोगे? मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं देने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो MnO4- कलर क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है एक बार आपको बताता हूँ, वो भी हाई लेवल की चीज़ें नेट में पूछी जाती है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है कि होता क्या है। एक होता है सिलेक्शन रूल, जैसे आपको मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है, वहां पर मैंने आपको सिलेक्शन रूल पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन रूल काम करता है। जब हम कलर निकालते हैं या स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वहां पर सिलेक्शन रूल चलता है। बहुत सारे दे रखे हैं, आपको मैं काम के बता देता हूँ। सिलेक्शन रूल दो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल और दूसरा है स्पिन सिलेक्शन रूल। अब ये है क्या? अब देखिए आपको लगेगा सुनने में क्या सुन लिया हमने, तो भाई पहली बार सुन रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जो डेल एल है, स्मॉल कह दो या कैपिटल कह दो, वैसे मेनली कैपिटल होता है, आपको समझाने के लिए स्मॉल भी लिख देता हूँ। स्मॉल एल का मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे कैपिटल एल होता है। और डेल स्पिन का मतलब होता है डेल एस, स्पिन क्वांटम नंबर में डेल एस। तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कह रहा है कि अलाउड ट्रांजिशन की कंडीशन क्या है कि डेल एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? +-1। ये लैपोर्टे सिलेक्शन रूल है। और स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल एस की वैल्यू जो है =0। डेल एस की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। ये तो हो गया डेल एल +-1 और डेल एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? लैपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कह रहा है कि जो डेल एल है वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? +-1। इसका मतलब ये हुआ कि एस से जब वो पी में जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है डेल एल की वो +-1 रहेगी। या अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाऊं
कि भाई डी डी ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए डी डी ट्रांजिशन जब हो रहा है तो डी से डी में जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, डी से डी में। तो जब दोनों के लिए आप डेल एल निकालोगे, इसके लिए भी एल की वैल्यू 2 है और इसके लिए भी एल की वैल्यू 2 है, तो डेल एल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। मतलब ये लैपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। समझ में आई बात? तो ये डी डी ट्रांजिशन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता। स्पिन सिलेक्शन की बात करें तो D5 जो है वो स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता, इसके अलावा जो है वो फॉलो करते हैं। तो D5 स्पिन सिलेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा और डी डी ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्शन रूल जो लैपोर्टे है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, या क्वेश्चन नहीं आता तो समझाने के लिए बताता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं वो क्या शो करते हैं, वीक कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वीक कलर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सिलेक्शन रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए जो इंटेंसिटी है कलर की वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। समझ में आ रही बात? तो जैसे मान लीजिए अभी हमने बात करी कॉम्प्लेक्स की, TiS26 की बात करी, तो यहाँ डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा। सिलेक्शन रूल कौन सा? लैपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए कलर आ रहा वीक। स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है। अब जैसे मैंने बात करी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, तो पहले जो था तब भी एस की वैल्यू +½ थी, और ट्रांजिशन जब हो गया वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तब भी एस की वैल्यू क्या है? +½ है। तो यहाँ पर स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है। जब जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर डेल एस की वैल्यू 0 है तो आपके फॉलो होगा। अगर जैसे मान लीजिए D5 है तो D5 में क्या होगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप नीचे से इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर भेजोगे तो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी, स्पिन सिलेक्शन रूल जो है फॉलो नहीं होगा, डेल एस की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि डी डी ट्रांजिशन जो है वो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कलर वीक आता है। और जो D5 कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन, D5 में भी कौन से हाई स्पिन, वो आपके स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए जो कलर आता है बहुत ही वीक आता है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कोई पूछे कि Mn2+ है ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन में, या Mn कॉम्प्लेक्स ही बताता हूँ, जैसे मैंने कहा MnH2O6 2+ है, और कोई पूछे कि ये बहुत ही लाइट कलर शो करता है, क्यों शो करता है, तो आंसर होगा कि एक तो स्पिन सिलेक्शन रूल भी नहीं कर रहा है, स्पिन फॉरबिडन है और लैपोर्टे फॉरबिडन है, इसलिए इसका जो कलर है काफ़ी लाइट होता है। तो ये थोड़ी हाई लेवल की बातें थी, मैंने आपको बता दी, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आ जाता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल था, मैंने क्योंकि चल ही रहा था तो मैंने बता दिया। तो जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ये सारे सिलेक्शन रूल फॉलो करता है, चाहे लैपोर्टे हो चाहे स्पिन हो, इसलिए इसका कलर इंटेंस होता है। और यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन में लैपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए कलर वीक होता है। स्पिन जो है मैक्सिमम में फॉलो हो जाता है, लेकिन जो D5 है हाई स्पिन, उसमें स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए जो कलर होता है बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। अब देखिए मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स होता है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि ये रटने वाली चीज़ें, मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, कुछ जो बच जाएंगे वो आप अपने आप कर लेना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल कार्बोनिल्स की, तो वैसे देखा जाए तो मेटल कार्बोनिल जो है नेट की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वहाँ पर डिटेल में आता है, लेकिन यहाँ पर आपके क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डायामैग्नेटिक फॉलो EN, मतलब वो मेटल कार्बोनिल जो डायामैग्नेटिक हैं और EN को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो सब आप VBT से निकाल सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो है CrCO6 FeCO5 NiCO4। तो ये अगर हम बात करें ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक है और ये भी डायामैग्नेटिक है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, एक तो डायामैग्नेटिक हो गई, दूसरी बात करें तो EAN को फॉलो कर रहा है। फिर मैंने कहा था EN का ऑल्टरनेट है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, उसको फॉलो कर रहा है। EN का मतलब 36 आएगा इसका EN, आप चाहो तो चेक कर लेना। अगर कुछ डिफरेंट आए तो मुझे बता देना कि सर ये डिफरेंट आ रहा है, तो मैं उसमें करेक्शन कर दूंगा। हालांकि वैसे गुंजाइश नहीं है, फिर भी आप चेक कर लेना अपनी तरफ से तसल्ली के लिए कि भाई EN फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो EN फॉलो हो रहा है, डायामैग्नेटिक है। अब अगर आप इसकी हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर निकालोगे तो NiCO4 को हम सॉल्व कर चुके हैं, sp3 आएगा और क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। FeCO5 की बात करें तो DsP3 आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6 की बात करें तो D2sp3 आएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक नॉट फॉलो EN, तो ये जो कार्बोनिल है ये पैरामैग्नेटिक है और EN फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि EN आपके 36 पे आता है, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ही ऑड हैं तो EN फॉलो नहीं होगा। तो अब देखिए ये कैसे समझ में आया। क्रोमियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देते तो 24 होता है,
इसका 26 है और इसका 28 है, तो E1 चल रहा है, तो EN फॉलो के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 23 है, ये 25 है और ये 27 है, तो यहाँ पर ऑड चल रहा है, तो कार्बोनिल तो इलेक्ट्रॉन देगा E1 में, एक कार्बोनिल है, दो है तो 4, तो 6 है तो 12 देंगे, 5 है तो 10 देंगे, 4 है तो 8 देंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो E1 में और ये ऑड में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड हो गए, EN फॉलो कहाँ से होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और EN फॉलो नहीं होगा। इसके बाद आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। तो ये तो डायरेक्ट बात हो गई, मोनोन्यूक्लियर कहलाते हैं ये। मोनोन्यूक्लियर का मतलब जिसमें एक मेटल एटम होता है। इसके बाद आगे कुछ खास पॉइंट दे रखे, क्या दे रखा है, आयरन कॉमा निकल रिएक्ट डायरेक्टली विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्म मेटल कार्बोनिल। देखिए ये प्रिपरेशन का पॉइंट है कि भाई मेटल कार्बोनिल जब हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दो मेटल हैं आयरन और निकल, ये डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और मेटल कार्बोनिल फॉर्म कर लेते हैं, जबकि बाकी जो मेटल कार्बोनिल है वो डायरेक्टली CO के साथ रिएक्शन नहीं करते। इनडायरेक्ट मेथड होता है मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन का। इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं, पहले एक चैप्टर चलता था पुराने टाइम में, मेटलर्जी करके चलता था, आजकल तो बहुत ज़्यादा रिलेटिव नहीं है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर जब हम प्योरीफिकेशन की बात करते हैं, प्योरीफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो प्योरीफिकेशन में एक आता है मॉन्स प्रोसेस। क्या आता है, मॉन्स प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस में क्या होता है कि आप क्या करते हो, निकल का रिएक्शन कराते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और बनाते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल, जो कि क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, जो कि क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। तो वॉलेटाइल होता है तो वेपर बना लेता है, उसको हम अलग से कंडेंस कर लेते हैं, उसके बाद उसको हीट करके वापस से डिकम्पोज कर लेते हैं, डिप्लीट कर लेते हैं। तो प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस है मॉन्स प्रोसेस, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई मॉन्स प्रोसेस क्या है और किसके लिए काम में आता है, किसके प्योरीफिकेशन के लिए काम में आता है, तो निकल के प्योरीफिकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, ये आप ऐड कर लेना। ठीक है, ये क्योंकि मेटलर्जी का पॉइंट है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था, आप चाहो तो ऐड कर लेना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। मॉन्स प्रोसेस किसके प्योरीफिकेशन में काम आता है, निकल के प्योरीफिकेशन में काम आता है। कैसे काम आता है कि निकल को हम कन्वर्ट करते हैं निकल कार्बोनिल में, निकल टेट्रा कार्बोनिल, जो कि वॉलेटाइल होता है, जैसे ही वॉलेटाइल है सेपरेट करके कंडेंस किया, उसको वापस से डिकम्पोज कर लिया। तो ये हमने बात करी आयरन और निकल की डायरेक्टली बना रहे। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो आरपीसी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपर एंड जिंक नॉट फॉर्म मेटल कार्बोनिल। तो देखिए यहाँ पर कॉपर और जिंक मेटल कार्बोनिल फॉर्म नहीं करते। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है मेटल कार्बोनिल फॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पर आंसर आएगा कॉपर एंड जिंक। समझ में आई बात। और यहाँ पर ये जो नॉट फॉर्म मेटल कार्बोनिल मतलब किसी भी प्रकार का मेटल कार्बोनिल फॉर्म नहीं करता। इसके बाद दे रखा बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। बाई न्यूक्लियर का मतलब अभी तक तो जो हम बात करते थे मोनोन्यूक्लियर की बात करते हैं, मोनोन्यूक्लियर का मतलब एक मेटल एटम है या एक सेंट्रल एटम है। बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल मतलब सेंट्रल एटम जो है या मेटल एटम जो है वो क्या है, दो हैं। बाई न्यूक्लियर का मतलब दो। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है Fe2CO9। ठीक है, Fe2CO9 इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था जब EN वाला वीडियो बनाया था। Fe2CO9 जो है गेट 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ पहले आपको। Fe2CO9 जो है आपको ध्यान क्या रखना है कि Fe2CO9 में 3 जो है ब्रिज कार्बोनिल है, बाकी 6 टर्मिनल कार्बोनिल है और एक मेटल मेटल बॉन्ड है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर सब समझा चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। 1 मेटल मेटल बॉन्ड है, 3 तो ब्रिज कार्बोनिल हो गया और एक मेटल मेटल कार्बोनिल हो जाए, मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि Fe2CO9 में ब्रिज कार्बोनिल कितने हैं, तो हो जाएगा 3। टर्मिनल कितने हैं, तो हो जाएगा 6। मेटल मेटल बॉन्ड कितने, 1। EAN को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, EAN को फॉलो कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में कर रहे हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करें Mn2CO10 की और CO2CO8 की, तो EAN को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, EAN को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर एक मेटल मेटल बॉन्ड है, क्या है, इनके केस में भी क्या है, एक मेटल मेटल बॉन्ड। ब्रिज कार्बोनिल शो नहीं किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है आपके, ये तो क्योंकि बहुत कॉमन है इसलिए मैंने बता दिया, बाकी सबका बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मेटल मेटल बॉन्ड है इसमें, तभी ये EN को फॉलो कर रहा है। अब ये इसका EN कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ये भी RPSC ने पूछ रखे हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये समझा चुका हूँ। ये समझाऊँ या ये समझाऊँ, बात एक ही है। एक मेटल मेटल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बताया था EN में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं आपको EN वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे दे रखा है एक और पॉइंट, क्रोमियम डज नॉट फॉर्म पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ पर 2 अलग अलग हैं,
कॉपर और जिंक तो किसी भी प्रकार का कार्बोनिल नहीं बना रहे, और क्रोमियम जो है मोनोन्यूक्लियर तो बना रहा है लेकिन पॉलीन्यूक्लियर नहीं बना रहा। क्रोमियम डज नॉट फॉर्म पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ पर आरपीएससी जो है ये क्वेश्चन पूछ रखा है आरपीएससी ने, और जहाँ तक मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं। तो ये इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल दी कि भाई ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे कैसे स्टेटमेंट आपको बता दिया। इसके बाद प्रूशियन ब्लू जो है कंटिन्यू 2-3 बार रिपीट हुआ है। देखिए पहले के टाइम पे आरएस का एग्जाम हुआ करता था, हालांकि अभी भी होता है, लेकिन अभी जो है सब्जेक्ट नहीं आता। पहले आरएस का जब एग्जाम होता था तो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग होती थी, या जिसको हम आरएस प्री कहते थे, वहाँ पर 2 पेपर आते थे, एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक जीके का जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे। तो जब केमिस्ट्री आती थी तब मैं देता था। तो वहाँ पर आरएस में जो है अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन कंसिस्टेंटली रिपीट हुआ है तो 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या डी ब्लॉक की बात करें, एक क्वेश्चन तो प्रूशियन ब्लू रिपीट हुआ है, लगातार 2-3 एग्जाम में रिपीट हुआ है कि प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो जो नॉर्मल बुक्स होती है वहाँ पर आपको ये वाला मिल जाएगा Fe4 Fe6 का होल थ्राइस, हालांकि ये सही नहीं है। जो एक्चुअल में सही है वो ये है KFe FeCN6। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला क्या होगा तो आपको आंसर क्या लिखना है, KFe FeCN6। ये आंसर सही है 100%। अगर बाय चांस ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप ये कर सकते हो Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। समझ में आ गई बात। आपको अगर ये दिख जाए तो इसी को टिक करना है, ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था वो ये था कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट का होगा 3D सीरीज में, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा जे सॉल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जे सॉल्ट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके अलग से दे रखा है, तो वहां पर मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये होती है कि मेटल जो है कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक का पार्ट होना चाहिए, मतलब वो जो कार्बनिक स्पीसीज है वो ऑर्गेनिक की होनी चाहिए। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, सिंपल। अब होता क्या है कि जब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। पहले ही बता देता हूँ आरपीसी के अकॉर्डिंग कैसे, कि जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है, C2H4 इथीन है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, नो डाउट 100% होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटल कार्बोनिल की, तो वैसे तो हम मेटल कार्बोनिल को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, लेकिन जब आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो हमको इसको मतलब एज अ ऑप्शन रखना पड़ता है। मतलब हम इस पर स्ट्रिक्टली कह नहीं सकते कि है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू कार्बोनिल। ऐसे समझ लो 12th में नहीं है, टीम में उसकी जगह पता ही नहीं उसको कि भाई नंबर आएगा कि नंबर नहीं आएगा, ऐसे मेटल कार्बोनिल है। तो मेटल कार्बोनिल का रोल क्या है कि जो 3 ऑप्शन है, अगर 4 ऑप्शन होते हैं वो पूछेगा मेटल कार्बोनिल कौन सा है, तो 3 ऑप्शन अगर बिल्कुल ही गलत है कि भाई उसके कोई चांस ही नहीं मेटल कार्बोनिल होने के, तो ये माना जाएगा। और अगर एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मेटल कार्बोनिल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनिल को आपको एज अ होल्ड पे रखना होता है। जैसे होता है ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो होल्ड पे रखा, भाई तू वेट कर, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे को हम देते हैं वेटेज, तो ज़्यादा वेटेज हम इसको दे देते हैं क्योंकि C2H4 डायरेक्ट ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो ये जब क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको और समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अकॉर्डिंग टू आरपीएससी। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जे सॉल्ट है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं जे सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, या निम्न में से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल आ जाता है। C2H4 इथीन है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है प्लेटिनम से। समझ में आ रही बात। एक चलिए खास बात और बता देता हूँ, लिखा हुआ है इसलिए वीडियो एंड हो रहा है इसके बाद। PtCl3 जो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो ये आपके स्क्वायर प्लेनर होता है, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, देखिए एक तो ये होता है कि भाई सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, एक तो ये हो गया, एक हो गया सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, एक ये हो गया। तो वहाँ पर क्या था कि हम जब चार्ज ट्रांसफर पढ़ रहे थे तो या तो हम कह रहे थे कि भाई ऐसे है, या फिर हम कह रहे थे कि ऐसे है। तो हम क्या कह रहे थे, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। तो यहाँ पर क्या था कि पहला जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था लिगेंड, वो डोनेट कर रहा था सिग्मा बॉन्ड के तौर पे, और ले रहा था तो पाई एक्सेप्टर, और वापस दे रहा था तो सिग्मा डोनर। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो सिग्मा के कहला रहे हैं। सिग्मा के कहलाने का मतलब क्या था कि जैसे मान लिया अमोनिया लिगेंड है,
तो अमोनिया अपना लोन पेयर दे रहा है, क्या दे रहा है, लोन पेयर। या जैसे मान लीजिए CH3 लिगेंड है तो CH3 पे माइनस है, तो ये जो नॉर्मल लिगेंड होते हैं वो अपना लोन पेयर देते हैं या नेगेटिव चार्ज देते हैं, जो कि सिग्मा डोनर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, लेकिन इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे लिगेंड जहाँ पर लोन पेयर नहीं होता फिर भी वो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना पाई बॉन्ड काम में ले रहे हैं। क्या काम में ले रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ये सीधे पाई बॉन्ड से बन रहा है, तो इसको फिर हम पाई डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई डोनर। जैसे हम कह रहे हैं ना सिग्मा डोनर, देखिए सेकंड बॉन्ड की बात हो रही है वो अलग बात है। अभी जो हम कह रहे थे ना सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, तो ये सिग्मा है ये पाई है, ये सिग्मा है ये पाई है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो डबल बॉन्ड फॉर्म रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि भाई सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, तो वो सेकंड वाली बात होगी। तो जो बात आ रही थी ना पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर, ये सेकंड बॉन्ड की बात है। यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड की बात हो रही है कि जो फर्स्ट बॉन्ड ही बन रहा है ये पाई डोनर कहला रहा है। ये जो लिगेंड है ये क्या कहलाता है, पाई डोनर लिगेंड कहलाता है। तो ये नेट वेट में गेट वेट में बहुत डिटेल में आती चीज़ें, यहाँ पर मैंने आपको बता दी क्योंकि लिखा हुआ है। तो ये पाई डोनर कहलाता है। और इसी की बात करें, अगर इस कॉम्प्लेक्स की खासियत की बात करें, तो यहाँ पर तो ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, तो यहाँ पर इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। लेकिन ये जो है ये पाई डोनर है और पाई एक्सेप्टर भी है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है बड़ी होती है। आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया। कभी मान लीजिए आपके कॉलेज की वैकेंसी निकलेगी तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये नॉलेज काम आ जाएगी आपके, ठीक है। तो वहाँ पर आप कॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री था वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा छोटे मोटे एग्जाम्पल और बच रहे हैं, जैसे निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम या छोटे मोटे वो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट या और भी आपके होते हैं। तो वो छोटे मोटे आपके जो 11th-12th की बुक में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप याद कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, जब मैक्सिमम जो समझाने का था या जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। और मान के चलिए कि जो आपके लेवल की थी उससे 2 लेवल ज़्यादा ही बताई है, ताकि अगर टफ पेपर भी आ जाए तो आप कर लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आरपीसी देती है, इससे ज़्यादा अगर आरपीसी देती है तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। तो आरपीसी को जितना देना चाहिए मैक्सिमम, उससे 2 लेवल मैंने आपको ज़्यादा बता दिया। अब इसके बाद भी अगर वो और टिपिकल दे दे तो उसका तो फिर भगवान ही मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।